आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम पढ़ने जाएंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। और कोलिजन के बारे में हमने पढ़ लिया था कि कोलिजन क्या होता है। टाइप्स ऑफ कोलिजन बेटा हमने अच्छे से पढ़ ली थी, उनकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। और अब हम स्टार्ट करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो सबसे पहला काम है कि सभी बच्चे अपना जो माइक है वो ऑफ कर लें। बहुत लेंथी डेरिवेशन है, जब मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन तभी अपना माइक ऑन रखें, अदरवाइज अपना माइक सभी बच्चे ऑन कर लें। बेटा रिकॉर्डेड वीडियो है, बाद में ये अपलोड किए जाते हैं, इसके अंदर कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सभी बच्चों का काम है पहला बेटा कि पहला अपना माइक ऑफ कर लें। विशाल बेटा माइक ऑफ कर ले, कई बार बता चुका हूं मैं। विशाल, इसके बाद देखें बेटा, सबसे पहला और साथ के साथ बेटा आपको इस डेरिवेशंस को उतारना है और अच्छे से समझना है। देखिए आपके पास बेटा कंडीशन आती है और कहता है कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अगर इलास्टिक कोलिजन की बात करूं और वो भी वन डायमेंशन के अंदर, तो मैंने कल बेटा आपको एक बात बताई थी कि इलास्टिक कोलिजन वो होगा जिसके अंदर बेटा नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक ऐसा कोलिजन जिसके अंदर दो बॉडी टकराएं और जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का बेटा लॉस ना हो, ऐसे को हम जो काउंट करते थे, और वो बेटा हम काउंट करते थे किस फॉर्म में काउंट करते थे उसको, इलास्टिक कोलिजन। अब वन डायमेंशन का मीनिंग आप सभी को पता है बेटा, या तो वो कोलिजन एक्स एक्सिस के अलोंग हो, या वो वाई एक्सिस के अलोंग ही हो, या वो जेड एक्सिस, एक ही एक्सिस के अंदर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इफ टू बॉडीज मूविंग along same straight line striking against each other without loss of kinetic energy. And continuing to move along the same straight line path after collision. ये बेटा आपके पास हमने सिर्फ इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन को हमने लिखा है, जो मैं कल भी आपको पढ़ा चुका हूं। बेटा क्या बोला है कि टू बॉडीज, दो बॉडी है, मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। अगर दो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही है, तो बेटा बड़े ध्यान से देखे ना। सपोज दैट मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास है m1। बेटा माइक ऑफ कर लें, जिसका भी माइक ऑन है प्रत्येक बच्चा माइक ऑफ रखे। बेटा प्रत्येक बच्चा माइक ऑफ रखे। देखो, इफ टू बॉडीज मूविंग अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन, अगर दो बॉडी हैं ए और बी, इसका मास बेटा m2 है, इसका मास m1 है, और इसकी शुरुआत में बेटा वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी u2। तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन मतलब अलोंग एक्स एक्सिस चल रही है। किसके अलोंग चल रही है? एक्स एक्सिस। ये कंडीशन बेटा होगी बिफोर कोलिजन। ये जो कंडीशन यहां से निकल के आई बेटा, और वो कंडीशन क्या है? बिफोर कोलिजन। यहां आके आप देखेंगे इस पॉइंट पे, मान लो ये बॉडी ए है बेटा, ये बॉडी बी है, और इसका मास वही m1 और m2, और ये ड्यूरिंग कोलिजन।
ये कंडीशन मैं मान लेता हूं बेटा यहाँ से ड्यूरिंग कोलिजन। और अब टकराने के बाद वो सेम स्ट्रेट लाइन चले, तो v1 वेलोसिटी से मास m ए बॉडी, ये मास m2 और ये m1 b बॉडी, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, दो चीज। तो क्या कहता है, इफ टू बॉडीज मूविंग अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन, बेटा पहले कोलिजन से पहले ये दोनों बॉडी सेम स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रही थी, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस चल रही, स्ट्रेट लाइन पाथ। फिर ये दोनों स्ट्राइक किया अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया, यही तो बेटा कोलिजन होता है। एंड विदाउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद विदाउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यू टू मूव अलोंग, फिर मूव करने लगी सेम स्ट्रेट लाइन पाथ आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद दोनों क्या करें, टकराई, टकराने के बाद दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पाथ पे फिर चलने लग गई आफ्टर कोलिजन, और यही क्या कहलाता है आपके पास, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब इलास्टिक कोलिजन। और सेम स्ट्रेट लाइन पाथ मतलब पहले भी एक्स एक्सिस पे थी और बाद में भी एक्स एक्सिस पे, तो ये वन डायमेंशन क्या कहलाए बेटा, वन डायमेंशन। बोलो डेफिनेशन समझ में आई बेटा यहाँ से, रेज योर हैंड्स बेटा। थैंक यू थैंक यू। तो कोलिजन से पहले भी बेटा वो स्ट्रेट लाइन पाथ कर रही थी अलोंग एक्स एक्सिस, कोलिजन के बाद भी बेटा वो स्ट्रेट लाइन पाथ कर रही है, तो इसका मतलब वो अलोंग एक्स एक्सिस चल रही है, कोई भी लॉस नहीं हुआ, इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन है। तो यही हमें पढ़ना था कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, किसके अंदर बेटा, वन डायमेंशन। ठीक है, अब मैं यहाँ से दो कंडीशन बेटा आपके सामने लगा रहा हूं, तो देखें, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडीज, इनका इनिशियल मोमेंटम बेटा मतलब कोलिजन से पहले का मोमेंटम। तो पहले वाली बॉडी का अगर बेटा मैं निकालूंगा तो लिखूंगा m1u1, और दूसरे वाली बॉडी का बेटा m2u2। तो इनिशियल मोमेंटम दोनों बॉडी का कितना हो गया, m1u1 प्लस m2u2। अब आपके पास फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडीज, या मैं कह सकता हूं आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद मास तो वही लेकिन स्पीड बदल गई, तो बेटा इसको लिख सकता हूं m1v1 प्लस m2। बोलो इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी क्या है बेटा v2, मास m1 और यह मास कितना m2। तो इनिशियल मोमेंटम की बात करूं तो m1u1 प्लस m2u2। फाइनल मोमेंटम की अगर बेटा बात करूं तो ये वैल्यू आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2। तो ये तो कोलिजन से पहले का मोमेंटम बेटा, और ये कोलिजन के बाद का मोमेंटम है। और दोनों बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रही, तो सिंगल एक्सिस में चल रही है, एक्स एक्सिस में, तो वन डायमेंशन, और कोई भी लॉस नहीं हुआ, इसका मतलब हो गया इलास्टिक कोलिजन। क्या हो गया यहाँ तक है, इलास्टिक कोलिजन। इन इक्वेशंस में किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार बेटा बताएं, नहीं हम आगे चलते हैं। यहाँ तक कर लेंगे बेटा सभी, यस। नेक्स्ट देखें। देखो बेटा इसके बाद अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले, तो कंडीशन ये निकल के आई मेरे पास कि m1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये मैं थर्ड यूनिट में आपको पढ़ा चुका हूं। इसका मतलब होता है बेटा इनिशियल मोमेंटम और बराबर होता है फाइनल मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम बेटा कितना था, m1u1 प्लस m2u2। फाइनल मोमेंटम बेटा m1v1 प्लस m2v2। बोलो कर लोगे, इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, और इस फॉर्म में हम इसको सोल्व करते हैं बेटा। देखो अब ध्यान से देखना, m2 यहाँ पे बेटा अगर मैं बात करूं तो मेरे पास देखना ध्यान से, यहाँ पे u1 है और यहाँ पे बेटा v1 है, ठीक है। और हम इन टर्म्स को एक बार इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं m1 और u1 माइनस का v1 इधर ले आया,
और अब बच गई मेरे पास ये वाली टर्म, एक तो बेटा ये बच गई और एक बेटा ये बच गई। इसमें m2 कॉमन था तो इसको लिख लिया बेटा v2 और m2 कॉमन लेंगे, इधर लाएंगे तो माइनस का u2। तो एक टर्म अपने पास ये आएगी m1 u1 माइनस का v1, दूसरे में m2 v2 माइनस का u2। बोलो इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमें m1 कॉमन नजर आया, यहाँ पे भी m1 था तो इधर ले आए माइनस का हो गया, यहाँ पे m2 और यहाँ पे m2 इधर ले आए ये माइनस का, तो m2 v2 माइनस u2, यहाँ पे m1 निकाला u1 माइनस का v1। बोलो कर लोगे? लेकिन कंडीशन थी, मैंने आपको कल दो चीज पढ़ाई थी बेटा, कि अगर इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम भी कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। दोनों चीज मैंने आपको बताई थी कि मोमेंटम भी कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। तो इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी को जब हमने ओबे किया तो हमने एक इक्वेशन तो निकाल ली, कहां से बेटा? एक इक्वेशन तो हमने निकाली है कि मोमेंटम कंजर्व है, मोमेंटम क्या है? कंजर्व, और उससे ये इक्वेशन निकाली है। अब मैं दूसरे की बात करता हूं बेटा, तो हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन लगाएंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन लगाएंगे तो देखें, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। देखो, तो सबसे पहले निकालो तो पहले वाले बॉडी के m1 u1 स्क्वायर होगी, दूसरे वाली बॉडी के m/2 m2 u2 स्क्वायर होगी। बोलो यही होगी कोलिजन से पहले दोनों की टोटल काइनेटिक एनर्जी बेटा। और मैं बात करूं आफ्टर कोलिजन की, अगर मैं बात करूं आफ्टर, तो 1/2 m1 v1 स्क्वायर, 1/2 m2। बोलो हो गई कि नहीं होगी? तो सबसे पहले जैसे हमने इनिशियल मोमेंटम निकाला था, फाइनल मोमेंटम निकाला था, दोनों को इक्वल कर लिया। ऐसे ही बेटा क्या है ये टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन की बेटा प्रॉपर्टी होती थी कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? कंजर्व, लीनियर मोमेंटम भी क्या होता है? कंजर्व, और टोटल एनर्जी भी क्या होती है? कंजर्व। तो कंजर्व का मतलब इनिशियल कोलिजन से पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगी? फाइनल। दोनों को इक्वल कर दो, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। देखो बेटा सारे में 1/2 कॉमन है, दोनों साइड कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे और वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी वो देखें, एक m1 u1 स्क्वायर, एक बेटा m2 u2 स्क्वायर, एक बेटा m1 v1 स्क्वायर, एक बेटा m2 v2 स्क्वायर। 1/2 कॉमन लेके हमने काट दिया। अब वही काम करेंगे यहाँ पे भी कि m1 कहाँ दिखाई देता है उसको इधर ले आएंगे, m2 जहां दिखाई देता है उनको इकट्ठा करेंगे। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है एक m1 यहाँ है और एक m1 बेटा यहाँ है। तो अगर मैं यहाँ m1 कॉमन लूं, m1 u1 स्क्वायर इधर से लाएंगे m1 v1 स्क्वायर, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी बेटा u1 स्क्वायर और माइनस v1 स्क्वायर। बोलो बनेगी? इसके बाद अगर बेटा मैं बात करता हूं तो यहाँ आपको m2 नजर आया, तो यहाँ भी बेटा आपको m2 नजर आ रहा है, तो m2 यहीं पे रखो, m2 u2 का स्क्वायर इधर माइनस में आएगा तो ये टर्म बन जाएगी बेटा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। बोलो बनी कि नहीं बनी? और ये इक्वेशन आ गई बेटा अपने पास सेकंड। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बेटा हमने यहाँ से वैल्यू निकाली है और वैल्यू हमने क्या किया है, एक बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया। क्या क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? और एक बार हमने अप्लाई किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये भी इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से निकालिए बेटा और एक इक्वेशन यहाँ से निकाली है, और बी सिंपल हमने दो इक्वेशन यहाँ से निकाल ली है। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताएं, अदरवाइज यहाँ तक उतार ले सभी बच्चे। थैंक यू बेटा। नो सर। नो सर। उतार लिया बेटा यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। इसके बाद हम बात करते हैं
ये अपने पास दो मेन इक्वेशन आई है बेटा, और इस इक्वेशन को मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, देखें ध्यान से। m1 u1 स्क्वेयर माइनस v1 स्क्वेयर बराबर m2 v2 स्क्वेयर माइनस u2 स्क्वेयर। यही इक्वेशन सेकेंड है जो मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। अब दो इक्वेशन हमने सोल्व करके निकाली है। अब क्या करो बेटा, यहाँ डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। 2 को बेटा डिवाइड कर दो 1 से, देखो m1। आप इसको लिखोगे तो देखो ये बेटा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर बन रहा है। और आपने एक बात पढ़ रखी है आइडेंटिटी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी। बोलो लिख सकते हैं। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ जो m1 u1 स्क्वेयर माइनस v1 स्क्वेयर है, तो इसको लिख सकते हैं u1 माइनस v1 u1 प्लस v। बेटा लिख लिया। ऐसे इस टर्म को तोड़ लो m2, तो यहाँ पे भी सेम v2 माइनस u2 v2 प्लस u2 डिवाइडेड बाय m1 u1 माइनस v1। यहाँ बात करेंगे m2 v2 माइनस। इक्वेशन 2 को सिर्फ डिवाइड किया बाई इक्वेशन 1 से, और इक्वेशन 2 में जो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर था या v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर था, इसमें ये आइडेंटिटी हमें लगाई है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, जिसमें है a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखें बेटा, ये आपको नजर आया कैंसिल, यहाँ पे बेटा ये भी आपको नजर आएगा कैंसिल। अब m1 से m1 क्या हो जाएगा कैंसिल, m2 से m2 क्या हो जाएगा कैंसिल। क्या बचेगा अपने पास, u1 प्लस v1 बराबर v2 प्लस u। बोलो वैल्यू आई कि नहीं है, ये वैल्यू आपके पास आई। और इसको लिखोगे बेटा v2 माइनस का v1, और मैं लिख सकता हूँ u1 माइनस का u2। v2 माइनस v1, इसको इधर ले आए v1 को, और u2 को इधर ले गए, तो इसकी फॉर्म ये बना सकते हैं v2 माइनस v1 बराबर u1 माइनस। और बेटा आपको मैंने कल एक बात पढ़ाई थी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, बोलो पढ़ाया था v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस का, ठीक है। ये क्या थी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। ऊपर वाली को तो हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखते थे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और नीचे वाली को बेटा क्या लिखते थे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, टकराने से पहले की वेलोसिटी, और ऊपर वाली बेटा टकराने के बाद की वेलोसिटी, ठीक है। ये वैल्यू बेटा हम लिखते थे। और हमें एक बात पढ़ाई थी मैंने आपको कि अगर बेटा आपके पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, कैसा कोलिजन हो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो बताएं बेटा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए बताओ ई की वैल्यू कितनी आई थी, मैंने आपको बताया था 1 परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए, और ई की वैल्यू बेटा कितनी आई थी 1। अगर मैं यहाँ पे ई की वैल्यू 1 पुट करूं, तो इसका मतलब बेटा अपने पास बोलो यही इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी, बोलो। यस सर बटा v2 माइनस u1 माइनस u2, और e की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो सेम इक्वेशन आएगी यहाँ से। और यही वैल्यू, इसका मतलब ये अपने पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए था, और जहां पे e की वैल्यू अपने पास कितनी आई है 1। यहाँ तक कर लेंगे बेटा। अब बिल्कुल सिंपल है एग्जाम्पल है। अब हमें यहाँ से v2 की वैल्यू मिल गई है, और v2 की वैल्यू अगर मैं निकालूं बेटा, तो u1 माइनस u2, u1 माइनस का u2 और प्लस का v1, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखो बेटा इसी इक्वेशन को सोल्व किया है, यहाँ v2 को एज इट इज रखा, u1 माइनस u2 तो यहाँ था ही, और v1 को इधर ले आए, तो ये किसका आ गया प्लस का, और ये इक्वेशन आ गई थर्ड। इक्वेशन कितनी आ गई थर्ड। यहाँ तक सभी बच्चे एक बार उतार लें, फिर हम इसके आगे चलते हैं। एक बार सभी बच्चे इसको यहाँ तक उतार लें।
हो गया है सर। हो गया बेटा, देखिए इसके बाद बेटा हमने V1 और V2 की वैल्यू और निकालनी है, और वो देखें किस तरीके से हम निकालते हैं। इसके बाद देखें हमने यहाँ से V2 की वैल्यू बेटा निकाल ली है। अब इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं और ध्यान से देखना, मैंने आपको ये इक्वेशन करवाई थी जिसके अंदर आपके पास था m1v1 प्लस m2v2 बराबर m1u1 प्लस m2u2। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेटा आपको करवाया था, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर हम इसको पुट कर देते हैं, इक्वेशन 4 मान लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ 3 इन 4, इसमें पुट करते हैं बेटा 4 में। तो m1 v1 एज इट इज, m2 v2 बेटा आपके पास ये लिखा हुआ है u1 माइनस u2 प्लस का v1 बराबर m1u1 प्लस m2। हो गया। इसको बेटा आप सोल्व करो पहले अच्छे से। तो m1 आपके पास बेटा एज इट इज रहेगा, m1 आपके पास एज इट इज रहेगा, v1 m2u1 माइनस m2u2 प्लस m2v1 बराबर m1u1 प्लस m2u2। बोलो हो गया बेटा। अब आपको ये देखना है कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे पास v1 कहाँ है, क्योंकि मेरे को v1 और v2 की वैल्यू निकालनी है। तो आप एक बार देखें, एक बार इस इक्वेशन में v1 है बेटा, थैंक यू बेटा नेहा, और एक इस इक्वेशन में v1 है। दो जगह आपके पास क्या है बेटा, v1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बेटा v1 कॉमन लूं तो इन दोनों पॉइंट से क्या निकल के आ गया, m1 प्लस का m1 प्लस का m2। यहाँ आ जाओ एक बार यहाँ आएंगे तो एक चीज आप देख पाए, मैं अलग कलर से मार्क करता हूँ। तो यहाँ पे माइनस m2u2 है और यहाँ प्लस m2u2। तो मैं इसको इधर लाऊंगा तो बेटा एक बार यहाँ लिख देता हूँ 2m2u2। एक तो पहले ही था और एक इधर से लाए, वो हो गया। इसके बाद देखें, एक आपके पास मैं दूसरे कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये वैल्यू बची है m2u1 और यहाँ बेटा ये बची है m1u1। तो u1 यहाँ पे कॉमन है और m2u1 इधर आएगा तो माइनस का आएगा। तो इसको बेटा मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ m1 माइनस का m2 और इंटू u1। बोलो हमने सिर्फ इक्वेशन सोल्व कर ली कि नहीं कर ली। देखो मैंने जो रेड कलर से मार्क किया है उसमें बेटा v1 कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फॉर्म बन गई। जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है इसको मैं इधर लेके आया हूँ तो टर्म बन गई 2m2u2। और इसके बाद मैंने जो ब्लू कलर से मार्क किया है इसको सोल्व किया तो ये वैल्यू बन गई, ठीक है। अब मेरे को बेटा किसी भी तरीके से v1 निकालना है तो m1 m2 नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस का m2। बोलो आई क्या नहीं आई। अब हमें v1 निकालना पड़े तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m2u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस का। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताएं। सिर्फ हमने v2 की वैल्यू निकाली और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पुट की है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पुट करने के बाद बेटा सिर्फ हमने क्या किया है, ये वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से सोल्व करके और v1 की वैल्यू निकाली। किसकी वैल्यू निकाली है, v1 की। बोलो बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? यहाँ तक सभी बच्चों ने उतार लिया बेटा? हो गया सर। थैंक यू बेटा।
यस सर। यस सर। देखो, अब V1 की वैल्यू तो बेटा हमने निकाल ली, अब हमें V2 की वैल्यू और निकालनी है। देखो, V1 की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से और V2 की वैल्यू निकालेंगे, तो एक वैल्यू अपने पास आ गई, देखो V1 की। और V1 की वैल्यू जब अपने पास बेटा आई है, तो इस वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 3 में। तो पुट वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन थर्ड, इसमें पुट कर दो बेटा, थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। बोलो, V2 चाहिए, U1 माइनस U2 तो बेटा एज इट इज प्लस V1, V1 की वैल्यू ये रही, इस वैल्यू को पुट करो बेटा, M1 माइनस M2 इंटू बेटा U1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस 2M2 U2 बटा M1 प्लस का। बोलो, हो गया? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ V1 की जो वैल्यू निकाली है वो इक्वेशन थर्ड में पुट कर दी V1 की जगह। ठीक है, बाकी अब हमें इसको सोल्व करना है। बोलो बेटा, इसको सोल्व करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे बेटा तो ये V2। देखो, अब अपने को इस टर्म को सोल्व करना है, तो आप देख लो कि U1 कॉमन है यहाँ पे। U1 बेटा क्या है? कॉमन। तो U1 कॉमन दो जगह है, देखो आप एक बार, एक तो यहाँ है बेटा और एक यहाँ है, दो जगह। तो अगर मैं यहाँ से बेटा U1 कॉमन लेता हूँ, यहाँ से क्या कॉमन लेता हूँ? U1। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? एक तो 1, और एक इस टर्म की बात करूं तो यहाँ बचेगा प्लस M1 माइनस M2 बटा M1 प्लस का M2। बोलो, हो गया? अब देखना आप, मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, यहाँ बेटा U2 है और यहाँ बेटा U2 है, तो यहाँ से हम U2 कॉमन ले लें, U2 कॉमन ले ले, पहले इस टर्म से प्लस वाली को लिख लेते हैं, तो ये बच जाएगा 2M2 प्लस M1 प्लस M2, U2 कॉमन ले लिया, और माइनस का 1, यहाँ से लेंगे तो बेटा माइनस का 1। तो कुछ भी नहीं है, बस बी सिंपल कि एक बार दो टर्म से हमने U1 कॉमन लिया है और एक बार दो टर्म से हमने क्या लिया है? U2 कॉमन लिया है। अब V2 की वैल्यू निकालूं तो U1, देखो M1 प्लस M2 ले लिया एलसीएम, M1 प्लस M2 क्या ले लिया? एलसीएम। एलसीएम लोगे तो ये मल्टीप्लाई करके बेटा यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा M1 प्लस M2 और M1 माइनस का M2। बोलो, इसको सोल्व कर लिया। ऐसे बेटा U2 एज इट इज रहने दो और M1 प्लस M2 ले लो एलसीएम, तो ये टर्म तो बेटा एज इट इज रहेगी 2M2, लेकिन ये यहाँ पे जाएगा M1 प्लस M2, लेकिन ये माइनस दोनों को माइनस बनाएगा, तो माइनस का M1 और माइनस का क्या बन जाएगा? M2। बोलो बेटा, यहाँ तक समझ में आया? सिर्फ हमने M1 प्लस M2 ही यहाँ से एलसीएम लिया है और यहाँ से भी M1 प्लस M2 एलसीएम लिया है, दोनों एलसीएम लेके तो ये वैल्यू तो यहीं चली जाएगी डायरेक्ट, M1 प्लस M2 प्लस M1 माइनस M2। U2 की जब बेटा वैल्यू निकाली तो ये वैल्यू 2M2 माइनस M1 प्लस M2 जाता, लेकिन ये माइनस निशान अंदर के चेंज कर देता, तो माइनस M1 माइनस का M2। बोलो, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अब देखना बेटा, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अगर मैं बात करूं तो M1 प्लस M1 कितना बचेगा बेटा अंदर? 2M1। ठीक है, इनटू आपके पास क्या होगा? U1, और बटा बेटा आपके पास क्या होगा? M1 प्लस का M2। यहाँ आ जाओ बेटा, 2M2 ये है और M2 ये है, तो 2M2 में से M2 जाएगा तो M2 बचेगा, दो में से एक घटाओगे तो एक बचेगा बेटा, M2 माइनस का बेटा M1 बटा बेटा क्या आएगा? M1 प्लस का M2 और इनटू बेटा क्या आएगा? बोलो, आया कि नहीं आया? और ये वैल्यू किसके लिए निकल के आ गई बेटा? V2 के लिए। ठीक है, तो मेन इलास्टिक कोलिजन में दो चीज लेके चले थे, मोमेंटम कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, और उसके बाद एक प्रॉपर्टी इसकी लगाई थी कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए की वैल्यू क्या होती है? 1, और सारी वैल्यू सोल्व करने से V1 और V2 की वैल्यू बेटा हमने निकाल ली, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के लिए क्वेश्चन आए। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। नो सर। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छे, थैंक यू बेटा यमनी, थैंक यू।
हो गया सर। देखो बेटा, हमने V1 की वैल्यू निकाल ली और V2 की वैल्यू निकाल ली। ये था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब मैं इसके बता रहा हूँ बहुत सारे केस आपको, और वो केस देखे बड़े ध्यान से। पहले मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ V1। V1 की वैल्यू जो अभी अभी निकाली हमने बेटा, और वो वैल्यू आई है M1 माइनस M2 M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 बटा M1 प्लस V2 की जो वैल्यू निकल के आई है बेटा, और वो वैल्यू आपके पास क्या निकल के आई है 2M1 U1 बटा M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस M1 इंटू U2 और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। देखो, बस चेंज करना है एक दूसरे को। या M1 माइनस M2 था इंटू U1, तो यहाँ पे कर दोगे दोनों चीज चेंज, M2 माइनस M1 U2, नीचे सेम। या था बेटा 2M2 U2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2M1 U1। बस एक फॉर्म याद करनी, दूसरी अपने आप बदल दो उसको, तो वही उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। केस आप बहुत अच्छे से समझना है। पहला केस, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट की अगर बात करते हैं, व्हेन मास ऑफ टू बॉडी आर इक्वल, दोनों बॉडी का मास इक्वल हो जो कोलिजन करने वाली हो, तो हो सकता है ये सिचुएशन हो M1 बराबर M2 और इसकी वैल्यू क्या हो M। भाई हो सकता है कि दोनों बॉडी हैं, उनका दोनों का मास क्या हो सेम, तो M1 बराबर M2 बराबर कितना आया M। बोलो, पुट करो, पुट करोगे तो बेटा V1 M1 बराबर M2, तो पहली टर्म जीरो बन गई, दूसरी टर्म क्या आ जाएगी 2MU2 डिवाइडेड बाई M प्लस M, कितना हो जाएगा, बोलो आएगा। भाई M1 और M2 की जगह क्या पुट कर दिया M, 2M से 2M कैंसिल, बोलो क्या है अपने पास वैल्यू। अब V2 निकालो बेटा यहां से, V2 फिर क्या आ जाएगा 2M U1 M1 प्लस M2 मतलब 2M, और यहाँ M माइनस M 0, फिर कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू कितनी आई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे पहले दो बॉडी ऐसे थे A B, इसका U1 और इसका U2 टकराने के बाद, ठीक है, जो अपने पास V1 आई V1, तो इसके द्वारा V1 अटेन की जाएगी, इसके द्वारा V2, लेकिन V1 की वैल्यू तो क्या बन गई U2, और V2 की वैल्यू क्या होगी V1। देखो इंटरचेंज होगी, जो अपने पास V1 था, V1 वेलोसिटी इसकी आनी थी, वो बोलो इसकी जगह सेम आ गई कि नहीं आ गई। अब देखो V2 जो आनी थी वो यही आएगी कि नहीं आ गई, तो इसका मतलब बाद में जो इसकी वैल्यू है वो क्या होगी आपस में इंटरचेंज होगी। तो इसका मतलब अगर दो बॉडी का मास अगर क्या है इक्वल है, तो वो टकराने के बाद अपनी वेलोसिटी क्या कर लेंगी, इक्वल कर लेंगी। तो जो U2 था जहां पे पहले, वहां क्या बन जाएगा V1, और जहां पहले U1 था वहां पहले क्या बन जाएगा V2, तो इंटरचेंज कर लेंगी। तो ये था पहला केस, जब आपके पास मास ऑफ टू बॉडी आर इक्वल, जब दो बॉडी का मास क्या हो बेटा इक्वल। बोलो पहला केस समझ में आया बेटा। यस सर। देखो बेटा, ये था पहला केस आपके पास बी सिंपल। दूसरे केस की अगर बात करते हैं, दूसरे केस में आपके पास क्या आता है देखो। दूसरे केस में सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, केस सेकंड, और केस सेकंड में वह टारगेट बॉडी बी इज इनिशियली एट रेस्ट,
अब ये केस, अगर सिचुएशन में कहूं ए बॉडी जिसका मास हमने m1 ले रखा है, ये बी बॉडी जिसका मास हमने m2 ले रखा था, ठीक है, और केस ये कह दे कि ये बॉडी रेस्ट में है, मतलब ये हिल नहीं रही, यहीं पे 0 है, और लेकिन ये मोशन में है। ये केस कि ये बॉडी खड़ी है यहीं और ये बॉडी मोशन करके आ रही है और इसको टक्कर लगाएगी आके। अगर ये बॉडी यहाँ खड़ी है और ये मोशन में है और ये इसको आके टक्कर लगाएगी, तो देखो V1 की वैल्यू, तो आप कह रहे हो U2 0, तो ये वाला हिस्सा तो बेटा 0 हो ही गया। बोलो हो गया कि नहीं होगा? U2 0 है, तो V1 क्या निकल के आया? M1 माइनस M2 बटा M1 प्लस M2 और इंटू बेटा क्या निकल के आया? U आ गया। दूसरा केस हो सकता है V2, तो V2 की अगर मैं बात करूं तो बेटा फिर U2 0, तो ये बचेगा 2M1 U1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस। बोलो आया कि नहीं आया? तो V1 भी आ गया और V2, दोनों वैल्यू बेटा आपके पास आई। लेकिन केस बेटा आपके पास क्या था? जब सेकंड बॉडी किस में हो? रेस्ट में, तो इसका मतलब U2 की वैल्यू किस में पुट करनी थी? 0, और अपने पास V1 की वैल्यू आ गई और V2 की वैल्यू। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? कर लेंगे बेटा? बोले बेटा यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. अगर इसी Yes, में sir. ही इसी Yes, का sir. सब केस बनाता हूँ। Yes, sir. अब इसी का ही सब केस है बेटा, जो केस सेकंड है इसी का ही सब केस है पहला। इफ ये भी तो हो सकता है कि M1 बराबर M2 बराबर M हो, कि दूसरी बॉडी रेस्ट में भी हो और दोनों बॉडी का मास भी क्या हो? सेम हो। भाई दूसरी बॉडी किस में हो? रेस्ट में भी हो, लेकिन जो पहले वाली बॉडी है और दूसरी वाली बॉडी है इनका मास भी क्या हो? सेम हो। अब अपने पास क्या सिचुएशन निकल के आई? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। भाई रेस्ट का केस तो हम पढ़ ही चुके हैं बेटा, और मास और बराबर कर दो तो M1 बराबर M2 करेगा तो V1 तो क्या हो जाएगा? 0, और बोलो V2 निकालूंगा तो कितनी निकल के आ जाएगी? 2M U1 बटा 2M, और 2M से 2M कैंसिल, और V2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? U1। अब देखो इसके अंदर क्या कहा है कि अगर ये बॉडी रेस्ट में है और दोनों का मास क्या है? इक्वल है, तो यही तो केस था। ये दोनों का बॉडी मास है, मास इक्वल है, M1 बराबर M, M2 बराबर M, लेकिन ये चल रही है U1 वेलोसिटी से, और लेकिन ये रेस्ट में, मतलब U2 0। तो कोलिजन के बाद, टकराने के बाद जब ये टकराएंगी तो जो ये ए बॉडी थी, M ए बॉडी थी जिसको मास हम M1 कर रहे थे लेकिन M है, ए बॉडी ये टकराने के बाद खुद रेस्ट में आ जाएगी, क्योंकि इसको V1 वेलोसिटी लेनी चाहिए थी फाइनल, लेकिन V1 की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ से? 0। तो देखो जो पहले तो B रेस्ट में थी, लेकिन टकराने के बाद A रेस्ट में आ जाएगी, और जब इसको धक्का लगेगा तो B मोशन में आएगी। तो B अगर मैं बात करूंगा बेटा यहाँ से, B की अगर मैं बात करूंगा तो B बेटा मेरे पास क्या निकल के आएगा? B की वेलोसिटी U1 के बराबर। B की वेलोसिटी किसके बराबर? U1। जो पहले वाली खुद की वेलोसिटी थी वो इसको देगा, मतलब V2 की वैल्यू किसके बराबर है? U1। तो क्या हुआ? सोचने पर एक बार देखें कि जो बॉडी पहले मोशन में थी और दूसरी रेस्ट में थी, लेकिन दोनों का मास इक्वल था, तो अब क्या होगा? टकराने के बाद पहले वाली रेस्ट में आ जाएगी और दूसरी वाली किस में चली जाएगी? मोशन में। लेकिन मोशन में जाएगी तो पहले वाले की जो U1 वेलोसिटी थी उस वेलोसिटी को अटेन करेगी। किसको अटेन करेगी? जो पहले वाली बॉडी मूव करके आ रही थी उसको अटेन करेगी। कौन सी? दूसरी बॉडी जो रेस्ट में थी। जो किस में थी? रेस्ट में, कोलिजन के बाद। बोलो बेटा केस समझ में आया? कि अगर अपने पास टारगेट बॉडी रेस्ट में हो तो पहले तो हमने बेटा ये केस डिराइव किया है, ये वाला केस। लेकिन दूसरा केस ये भी तो हो सकता था, अगर टारगेट बॉडी रेस्ट में हो और दोनों का मास भी क्या हो? इक्वल, तो अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी को टक्कर लगाएगी और बी बॉडी अगर रेस्ट में है तो ए आपके पास रेस्ट में आ जाएगी और बी मोशन में आएगी। ए रेस्ट में आएगी, बी मोशन में आएगी, तो जो पहले वाली बॉडी
u1 वेलोसिटी से आ रही थी उस वेलोसिटी को अटेन कर लेगी और v2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, u1 के बराबर। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? तो बोलो बेटा ये केस समझ में आई? Yes, sir. कर लोगे बेटा? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद इसके बेटा बाद देखें, Yes, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो ये था बेटा आपके पास इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, जिसके हमने केस भी डिराइव कर लिए हैं और जिसके बेटा हमने एक्सप्रेशन भी डिराइव कर लिया है। ठीक है, और आशा है सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, प्रत्येक बच्चे को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।